अगर चला जाता तो वापस नहीं आता। यहाँ बज उठी अलार्म। टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक गांव रायपुर, जिसके कैरेक्टर से गाइस आरव जो कि एक पत्रकार है, मीरा जो कि एक प्रोफेसर है, राघव जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, कविता एक स्कूल की टीचर है, दादी कमला गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो सब पुरानी चीज़ जानती है, रहस्य जानती है गांव के बारे में, सोनू एक 12 साल का लड़का जिसने सबसे पहले एब्नॉर्मल चीज़ देखी, कुछ अजीब घटना देखी, महेश एक गांव का सरपंच था और एक अजनबी लड़की जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं होगा। इस दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। बच्चे स्कूल जाते थे, किसान खेतों में काम करते थे, शाम को चौपाल पर लोग हंसी मजाक करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था पूरा गांव बदल जाता। शाम के 7 बजते ही घर का दरवाज़ा बंद हो जाता, किसी भी घर की खिड़की खुली नहीं रहती। और सबसे अजीब बात, गांव के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली की तरफ कोई नज़र तक नहीं उठाता। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते थे कि हवेली में भूत नहीं रहता, बल्कि कोई ऐसा राज रहता है जो हर इंसान को अपने अंदर खींच लेता है। दिल्ली का मशहूर खोजी पत्रकार आरव ऐसी ही रहस्यमय जगहों की सच्चाई सामने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके ऑफिस में बिना किसी नाम पते वाला एक लिफाफा पहुंचा। अंदर केवल एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वही हवेली दिखाई दे रही थी। पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो देवगढ़ आओ। आरव ने तुरंत जाने का फैसला किया। मतलब रायपुर आओ, देवगढ़ की जगह रायपुर। उसने तुरंत जाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर मीरा शर्मा को बुलाया। मीरा को भारत की पुरानी हवेलियों के उनके इतिहास पर शोध करने का बहुत वर्षों का अनुभव था। वो एक्सपीरियंस थी। दोनों अगले ही दिन रायपुर पहुंच गए। गांव में उनका स्वागत सरपंच ने बहुत अच्छे से किया। इसने उन्हें देखते ही कहा कि अगर घूमने आए हो तो स्वागत है, लेकिन अगर हवेली में जाने का इरादा है तो अभी कभी चले जाओ, क्योंकि हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। गांव में सब कुछ शांति से चल रहा है तो चलने दो। आरव मुस्कुराए और उसने कहा कि मैं अफवाह पर मानता नहीं, सबूतों पर विश्वास करता हूँ। महेश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, यही बात 5 लोग अभी कहते थे, आज तक कोई वापस नहीं आया। आरव ने समझा कि शायद गांव वाले डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीरा ने नोटिस किया कि आरव के हाथ काँप रहे। यही बात सेम कहते वक्त आरव भी थोड़ा घबरा रहा है रिसर्च के लिए। उस रात दोनों गांव के पुराने स्कूल में रुके, लेकिन उनकी मुलाकात टीचर कविता से हुई। कविता ने धीरे से कहा, अगर सच में हवेली जाना चाहते हो तो पहले दादी कमला से मिलिए। पुराने गांव को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कमला याद है ना आपको, जो गांव के बारे में सब कुछ जानती थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है ना आपको। अगली सुबह आरव, मीरा, कविता गांव के सबसे पुराने घर में पहुंचे। वहाँ रहती थी दादी कमला। लगभग 80 वर्ष की उम्र, सफ़ेद बाल, चूड़ियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें ऐसी कि सब देख चुकी हो, सब इतिहास उनको पता हो। दादी कमला ने बिना उसकी बात सुने कहा, तुम लोग हवेली में जाने वाले हो ना। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई, जो भी हवेली तक पहुंचता है पहले मेरे दरवाजे तक ज़रूर आता है। उन्होंने धीरे धीरे एक लड़की का छोटा डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी पीतल की घंटी और एक ताबीज़ रखा था। यह ताबीज़ अपने पास रखना। आरव हंस पड़ा। मैं अंधविश्वास नहीं मानता दादी। दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें अंधविश्वास नहीं होती। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने एक नियम बताया, अगर रात के ठीक 3 बजे कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे आवाज़ किसी की भी हो, अपने घर, परिवारजन, दोस्त, कोई भी बुलाए, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। हवेली में जाने से पहले उनकी मुलाकात एक 12 साल के सोनू से हुई। सोनू की बाकी बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन वह थोड़ा कम बोलता था, इंट्रोवर्ट टाइप था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। आरव ने पूछा, तुमने हवेली में क्या देखा था? सोनू ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, एक आदमी। कैसा आदमी? उसका चेहरा नहीं दिखता था। मीरा ने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने मुझे बुलाया, मेरे पापा की आवाज़ में। सभी एक दूसरे को देखने लगे। सोनू ने कांपते हुए आगे कहा, मैं उसके पूछे जाने वाला था, तभी दादी कमला ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा,
अगर चला जाता तो वापस नहीं आता। आरव ने इस बच्चे की कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, वहम का बच्चा है। लेकिन मीरा ने अपनी डायरी में हर बात लिख ली, हर चीज़ नोटिस कर रही थी मीरा। शाम होते होते टीम हवेली पहुंच गई। साथ में इंस्पेक्टर राघव पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद था। राघव ने पूरे परिसर की तलाशी ली, कोई नहीं था, न कोई जानवर न कोई इंसान। फिर भी पूरा सुनसान ही लगा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा था। आरव ने अपने कैमरे अलग अलग कमरों में लगा दिए। मीरा पुराने नक्शे देखने लगी। कविता हवेली की दीवार पर दिखे पुराने नाम पढ़ रही थी। राघव वायरलेस पर लगातार संपर्क बना हुआ था। रात के 10 बज गए। 10 बजते ही ऊपर वाली मस्जिद से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। राघव तुरंत बंदूक लेकर ऊपर दौड़ा। बाकी सब उसके पीछे गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था, बस धूल जम हुई थी। फिर भी धूल पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। लेकिन वे निशान अचानक बीच रास्ते में ही गायब हो गए। मीरा ने हवेली की पूजा कक्ष में एक टूटी हुई अलमारी देखी। अलमारी के पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक संकरी सीढ़ी सी दिखाई दी। नीचे तहखाना था। तहखाने में धूल से बहुत धूल लगी थी। बहुत सारे संदूक पड़े थे पुराने। एक संदूक के अंदर पुरानी डायरी मिली। डायरी हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्नों पर लिखावट बदल चुकी थी। हैंडराइटिंग चेंज हो गई। ऐसे लग रहा था जिसने लिखने वाला बेहद डरा हुआ हो। आखिरी लाइन पढ़ते ही मीरा का चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी किसी को भी मिले तो हवेली से सूर्योदय से पहले निकल जाना, क्योंकि रात के आखिरी पहर यहाँ जो आता है वो इंसान नहीं होता। उसी पल पूरी हवेली की बत्तियाँ जो वर्षों से बंद थी, एक पल के लिए अपने आप जल उठी। और फिर पूरा अंधेरा। सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, तुम बहुत देर से आए हो। आरव ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर रात के 3 बजे हवेली की पुरानी गाड़ी अपने आप बज उठी। अलार्म टन टन टन। पुरानी गाड़ी होती है ना, एंटीक पीस। जबकि पूरे गांव को पता था कि यह गाड़ी बहुत सालों से बंद थी। उसी समय आरव के कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। एक कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कैमरे में एक लालटेन धीरे धीरे गलियारे से गुजर रही थी। लालटेन पकड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रोशनी आगे बढ़ रही थी। आरव और राघव उसी कमरे में दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कमरा पूरी तरह खाली था। तभी पीछे से किसी ने बिल्कुल आरव की माँ की आवाज़ में कहा, आरव बेटा, इधर आओ। आरव पलटने वाला था कि मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत मुड़ो। लेकिन इस बार पूरी हवेली में गूंजती हुई आवाज़ आई। अचानक मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बारिश शुरू हो गई। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबा काला कोट, हाथ में वही पुरानी लालटेन और चेहरा बारिश से धुंधला। वह अंदर आया। किसी ने उसे नहीं रोका। उसने धीरे से कहा, जिसे तुम भूत समझ रहे हो वह किसी की आत्मा का खेल नहीं, बल्कि इंसानों के पापों की पूंछ है। सब चुप थे। उसने हवाले के नीचे एक बने हुए गुप्त तहखाने का इशारा किया। सच्चाई वहाँ दफन है। तहखाने की आखिरी दीवार तोड़ी गई। अंदर एक छोटा सा कमरा मिला। वहाँ एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक में पुरानी डायरी, जमीन के नक्शे, सोने के सिक्के और एक पत्र था, लेटर। करीब 50 साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह के परिवार की हत्या किसी के भूत ने नहीं, बल्कि उनके अपने साझेदारों ने की थी। उन्होंने खजाने के लालच में आकर उनके पूरे परिवार को मार दिया। बाद में लोगों ने इसे डराने के लिए भूत वाली हवेली की अफवाह फैला दी। सच कभी सामने नहीं आया। मीरा की आंखों में आंसू थे। राघव ने सारे सबूत लिए। पुराना तहखाना जोर से कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी और दूर वही लालटेन दिखाई दी। उसके साथ वही गायब हो गई। धीरे 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 सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले पहली बार हवेली के अंदर आए। सालों से कोई नहीं आया था, पहली बार सब लोग आए। कोई अजीब आवाज़ नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई कृपी नहीं, कोई रोंगटे खड़े नहीं आए। एकदम शांत, जैसे उनकी आत्मा को शांति मिल गई है।
शायद आज हवेली के उसकी सच्चाई मिल गई। आरव ने पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मीरा ने हवेली के वास्तविक इतिहास प्रकाशित किया। सालों से शायद उनकी आत्मा न्याय के लिए भटक रही थी, उनको इंसाफ चाहिए था। एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आए ऊपर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो गाइस। अगली बार से आपके लिए बेस्ट स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू सो मच गाइस, आपने एंड तक देखा।